हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की रिवीजन शुरू करी थी और मैंने आपको रेडियाई तक करवा दिया था। कौन कौन से इरेगुलर केसेस होते हैं, कहाँ पे ट्रेंड ब्रेक होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आई थिंक हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला भी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी रिवीजन आज ख़त्म करेंगे। तो आज की वीडियो इज़ टोटली ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टी। एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक शीट दी है, तो उस शीट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करेंगे। वहाँ पे थ्योरी भी है, थ्योरी हेल्प्स यू टू गेट रिवाइज द कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख के फिर एक बारी नोट्स से रिवीजन, या फिर आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आप करोगे। ठीक है, एंड क्वेश्चंस में जो भी डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स इमीडिएटली उसको पूछ लो। राइट, सो हियर वी स्टार्ट विद द एटॉमिक रेडियाई के बाद हम लोग वी विल स्टार्ट विद द आयनाइजेशन एनर्जी। राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी, so what is ionization energy students? Ionization energy is the amount of energy required. It is the amount of energy required to break the required to remove an electron from isolated gaseous atom. Right, तो ये सबको पता है। अब ये जो डेफिनेशन है इसलिए हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। तो अब इसमें 2-3 चीज़ों की जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पे नोट देने की बात है। पहला, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, दूसरी है आइसोलेटेड गैशियस एटम। राइट, एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब तो जो भी प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी हम लोग रिक्वायर ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे भी एनर्जी लगे, सच रिएक्शंस आर नोन एज एंडो, विच एंडोथर्मिक। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि आइसो आयनाइजेशन एनर्जी जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, दैट इज कंप्लीट एंडोथर्मिक प्रोसेस। राइट, आइसोलेटेड गैशियस एटम मतलब कोई मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोल रही हूँ Cl2 में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ इसको, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहला पाएगा। राइट, तो गैस तो ये भी है लेकिन एटम होना चाहिए। जब इस Cl2 को ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास सिंगल एटम आ रहा है, जैसे क्लोरीन, अगर अब क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ, तो ये कौन सा प्रोसेस है, आयनाइजेशन एनर्जी। राइट, और इसमें हमेशा एनर्जी लगेगी ही लगेगी। जब भी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है यू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसका जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। right students, so I would take an example because metals are the better conductor, we can say that can remove electron easily. तो metal when remove electron तो they become this one, तो यहाँ पे n प्लस लिख दिया मैंने, ये नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर इज m। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला ये, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी एंड डेल्टा एच क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। राइट स्टूडेंट्स, पहला स्टेप क्लियर है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन समझ में। फिर आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब कि अगर मैंने अभी पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, ये हो गया, अब इसमें से फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ। राइट, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। राइट, ये IE2 है। राइट, अगर यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज, सिमिलरली अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ये M3 प्लस हो गया इलेक्ट्रॉन। राइट, एंड दिस इज IE3। तो इफ वी कंपेयर ऑल आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, सब में एनर्जी की जरूरत लगेगी ही लगेगी। एंड इनका अगर मैं ऑर्डर देखूं, IE1, IE2, IE3, आई थिंक ज़्यादातर बच्चों को मालूम होना चाहिए ये अभी तक। तो इनका ऑर्डर क्या होता है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो इसकी मैक्सिमम होगी, देन दिस वन, देन दिस वन। तो जो भी पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है वो मिनिमम होगी। फिर उस निकाले हुए ये आयन में से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यू रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो और एनर्जी की जरूरत लग रही है। इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। राइट, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ तो आ गया कि ये थर्ड प्रोसेस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, देन सेकंड, देन फर्स्ट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, सो द रीजन इज इट इज difficult to remove electron from a positively
चार्ज्ड आयन, चार्ज्ड आयन, देन न्यूट्रल, देन न्यूट्रल। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो मान लो मेरे पास एक एटम है, ये सिंगल, ठीक है, और ये ऑलरेडी चार्ज है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ तो देखो देखो न्यूट्रल है, ये कैसे है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को पॉजिटिव बनाने में, हाँ इसमें लगेगी तो सही एनर्जी, एनर्जी तो लगेगी इसको पॉजिटिव बनाने में, लेकिन पॉजिटिव को फर्दर डाई पॉजिटिव बनाने में, मतलब इसके ऊपर और चार्ज निकालने में, मतलब ये तो सिंगल प्लस बन रहा है, प्लस में से फिर एक और इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, उसको मोर पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हो। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी चार्ज्ड स्पीसीज हैं, जो भी चार्ज्ड स्पीसीज है, दे आर अनस्टेबल। कैसी हैं? अनस्टेबल। और जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाते जाओगे, मोर इज द चार्ज, उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी, मोर विल बी अनस्टेबल, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा उसकी अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, या लेस विल बी स्टेबिलिटी, राइट, जैसे भी आप समझना चाहो। तो जितनी ज़्यादा चार्ज आप लगाते जाओगे, न्यूट्रल हमेशा जो मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल एटम जो है वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू चार्ज। जैसे ही चार्ज आ गया, अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाओगे और अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और उसको अनस्टेबल अगर आप बना रहे हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट। तो ये हो गया सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब देखो, ये आयनाइजेशन एनर्जी है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी है, इसकी जो यूनिट है वो एनर्जी वाली ही यूनिट आती है। तो इसको अगर हम लोग यूनिट अगर इसकी डिफाइन करें, जैसे जूल पर मोल ले लिया, किलो जूल पर मोल, ठीक है, या पर एटम भी ले लेते हैं, कई बार एक एटम के लिए निकाल रहे हैं, राइट। कैलोरीज में भी निकाली जाती है, कैलोरी पर मोल, लाइक सो, जो भी एनर्जी की यूनिट है वही सब आयनाइजेशन एनर्जी की भी यूनिट होगी। अब आता है नेक्स्ट कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देती हूँ। पहला फैक्टर आता है हमारे पास साइज का, एक एक करके धीरे धीरे इसको बताते जाऊँगी। दूसरा फैक्टर आता है न्यूक्लियर चार्ज का, पूरा लिख देते हैं। तीसरा फैक्टर आता है स्टूडेंट्स आफ्टर न्यूक्लियर चार्ज, नेक्स्ट आएगा हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। फोर्थ आएगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, आई होप सबको याद है ये, ठीक है। एंड फिफ्थ आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिफ्थ इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो फर्स्ट से डिस्कस करते हैं साइज से। तो पहला हमारे पास है साइज, तो साइज से शुरुआत करते हैं। साइज पे कैसे डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बता रही हूँ स्टूडेंट्स। तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसका क्या मतलब है? अगर साइज कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज दिस वन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एटम है, ये छोटे साइज का, एक एटम है जिसका साइज बड़ा है, ठीक है, ओके। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, ये, तो व्हाट डू यू थिंक, किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा? तो हम बोलेंगे लार्ज साइज एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज इजी। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से आसानी से निकल रहे हैं, तो आसानी से मतलब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मतलब लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर लार्ज साइज एटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। क्लियर है? ठीक है, स्मॉल साइज के लिए ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस, एंड ड्यू टू दिस न्यूक्लियर चार्ज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बेसिकली आई जस्ट वांट टू से दैट कि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। सो दिस न्यूक्लियर चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, राइट। तो अगर हम लोग न्यूक्लियर चार्ज की बात करें या जेड इफेक्टिव की बात करें, तो जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, राइट। जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ की एटम ले लेती हूँ और इसका जेड इफेक्टिव मैं मोर ले लेती हूँ, इसका जेड इफेक्टिव लेस है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, जनरली तब कंपेयर करा जाता है जब साइजेस में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस हों, राइट। नहीं तो फिर हम लोग साइज के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अब देखो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो जिसका ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा वो उसको उतनी ही टाइटली खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ न्यूक्लियस। और अगर इसमें ज़्यादा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन हैव मोर अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस। तो अगर ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है टूवर्ड न्यूक्लियस, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। और अगर ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो उसके केस में आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, तो क्या बोलेंगे इसके केस में हाई आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको शायद मैंने पेनिट्रेशन या शील्डिंग इफेक्ट का नाम दिया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इज ऑलवेज सेम, राइट। तो नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इफ यू रिमेंबर, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली स्क्रीन कर रहा है, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी उसमें कम होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है और ये वाला, ठीक है, ये इनर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्गली शील्ड कर रहे हैं इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो अगर शील्ड कर रहे हैं तो मोर शील्डिंग इफेक्ट होगा। अगर मोर शील्डिंग इफेक्ट है, अगर ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, तो इसने तो इसको शील्ड कर लिया, तो इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस अट्रैक्शन। अगर ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, इफ़ यू रिमेंबर मैंने पढ़ाया भी था ऑलरेडी, तो अगर ये अच्छे से शील्ड कर रहे हैं तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो लेस अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और अगर लेस अट्रैक्शन है तो कैसी आयनाइजेशन एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, लो आयनाइजेशन एनर्जी। कम अट्रैक्शन है तो न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा हो नहीं रहा, तो इजीली रिमूवेबल, ठीक है, तो इजीली रिमूवेबल है, तो उसके केस में लो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। एक एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है मतलब ऐसा स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अब स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से क्या कर सकता है ये डायरेक्ट, तो यहाँ पे पुअर स्क्रीनिंग, शील्डिंग इतनी अच्छे से हो नहीं पा रही है, तो पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा, मोर अट्रैक्शन, तो ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। तो अगर ज़्यादा अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, आपको पता ही है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, मैक्सिमम इज फॉर एस देन पी देन डी देन एफ, उल्टा हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, राइट, वो हम लोग देख सकते हैं केसेस वाइज। देन नेक्स्ट फोर्थ इज पेनिट्रेशन पावर। तो मोर इज द पेनिट्रेशन पावर, तो जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, राइट। पेनिट्रेशन पावर मतलब टेंडेंसी, इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि वो कितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि तो उसके केस में हमारे पास एस हैव मोर पेनिट्रेशन देन पी देन डी देन एफ, राइट। तो इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी का भी जो ऑर्डर होगा, ये पीपी का ऑर्डर है पेनिट्रेशन पावर का, तो आयनाइजेशन एनर्जी का भी यही ऑर्डर है, एस पी देन डी देन, राइट। बिकॉज जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन 2s में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन 2p में प्रेजेंट है, राइट, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, तो अब किसको निकालने में कम एनर्जी लगेगी, तो इसको निकालने में लेस एनर्जी लगेगी, बिकॉज इट इज फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, 2s1 इट इज क्लोज टू न्यूक्लियस, तो इसके केस में ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, राइट स्टूडेंट्स। ओके, फिफ्थ आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको ज़रूर चेक करना है जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी में कंपेयर कर रहे हैं तो, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? तो हाउ इट इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जैसे मेरे पास 2 एटम्स मैंने ले लिए, नाइट्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, राइट। तो सिंपल नाइट्रोजन ले रही हूँ, ऑक्सीजन के साथ कंपेयर मैं बाद में करवा दूंगी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है दैट इज 1s2 2s2 2p3, दैट इज कि इसके पास कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड। एंड वी नो दैट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। कैसी कॉन्फ़िगरेशंस हैं? दे आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। दोनों के दोनों हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड आर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, ठीक है, क्लियर? तो नाइट्रोजन हैव दिस 1s2 2s2 2p3, ओके। तो जनरली जिनके पास ये कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, तो अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उनके केस में ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, राइट। तो आई होप हमें फैक्टर्स समझ में आ गए हैं। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे जो हमने ट्रेंड बनाया, ट्रेंड क्या बनाया स्टूडेंट्स, कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होनी चाहिए, ट्रेंड फॉलोड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, राइट। तो इसका जो ट्रेंड है वो कुछ हमने इस तरीके से डिसाइड करा कि अगर हम लोग पहली बात करते हैं इसकी अलोंग द पीरियड, तो पीरियड में हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ये जस्ट हमने अभी पढ़ा था, राइट। तो इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इन अ ग्रुप, तो ऐसा हम लोग मान रहे हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब भी आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, साइज या फिर इसको हम लोग जेड इफेक्टिव से भी लगा सकते हैं कि इसमें हम बोल रहे हैं कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। साइज के बेसिस पे भी लगा सकते हैं, टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, राइट। तो ये दोनों को जरूर याद रख लेना कि व्हाट इज हैपनिंग इन अ पीरियड, व्हाट इज हैपनिंग इन अ ग्रुप, राइट। नाउ क्या ये ऑर्डर हमेशा ऐसे ही फॉलो करेगा? क्या अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही होगी? क्या टॉप टू बॉटम आने पे हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ही होगी? लेट्स अंडरस्टैंड, राइट। तो इसमें कुछ इरेगुलरिटीज हैं, जैसे हमने रेडिया के केस में पढ़ा था। तो व्हाट आर द इरेगुलरिटीज? तो क्या है वो इरेगुलरिटीज, कैसे ये ऑर्डर फेल हो जाता है? तो पहली इरेगुलरिटी आती है स्टूडेंट्स इन ग्रुप 2, ये एक्सेप्शंस भी बोल सकते हो आप इनको, सॉरी नॉट ग्रुप 2, इन पीरियड 2, इन सेकेंड पीरियड, इन सेकेंड पीरियड, राइट। तो सेकेंड पीरियड में अगर हम लोग बात करें, ऑल्सो इन थर्ड पीरियड, इन सेकेंड पीरियड एंड इन थर्ड पीरियड, दोनों में आप लगा सकते हो यही वाला, ठीक है। क्या हो रहा है अभी देखो, हमारे पास ट्रेंड क्या होना चाहिए था, ध्यान से सुनना। सेकेंड पीरियड की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने ले लिया एक एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियोन, दिस शुड बी द आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमने क्या करा, ये बेसिकली वी थॉट अबाउट इट, राइट। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों को लगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जो हमने पढ़े, तो उनके बेसिस पे ये होना चाहिए। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस वन, दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, बट ऐसा होता नहीं है, दिस इज फॉल्स, राइट। क्यों ऐसा है? तो अब हम लोगों ने जो जो फैक्टर्स पढ़े थे उनके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 जगह ऑर्डर चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। पहला है बेरिलियम के केस में ये ऑर्डर चेंज होगा, विच आई एम हाईलाइटिंग हियर, एंड नेक्स्ट इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्लीज अंडरस्टैंड। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए था, बिकॉज लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, राइट। बट जब हम लोग बेरिलियम की बात कर रहे हैं, एज यू कैन सी ऑल ऑफ यू हियर, तो बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टूडेंट्स 1s2 2s2,
राइट। और बोरोन के केस में जो है वो है 1:2 2:2 2p1। अभी आता है पेनिट्रेशन पावर। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालना है स्टूडेंट्स, तो Be+ अगर इसको बनाना है और इसको B+ बनाना है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है? 2s में से। और इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है? 2s2 में से, राइट। तो नाउ यू कैन सी हियर, तो इसमें से निकालना इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है ड्यू टू पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे मैं पेनिट्रेशन रीजन लिख रही हूँ, ड्यू टू पेनिट्रेशन 2s have more penetration power than 2p। तो इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो 2s का ही ज़्यादा होगा 2p से, राइट। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो बेरिलियम हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरोन। तो इनका एक्चुअल ऑर्डर क्या हो गया स्टूडेंट्स? बेरिलियम की ज़्यादा है बोरोन से, राइट। सो बेरिलियम हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरोन। तो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। दूसरा मैंने डिस्कस करा था नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में। तो nitrogen having electronic configuration as 2s2 2p3 and oxygen has 2s2 2p4. Now you can see here this is half filled like I have discussed here earlier, right? half filled है, stable है। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसमें से इजी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ये, तो इलेक्ट्रॉन निकालना नाइट्रोजन में से डिफिकल्ट है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन विल बी मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस वॉज द एक्चुअल ऑर्डर, सो दिस वॉज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। अगर मैं इनका एक्चुअल ऑर्डर लिखूँ स्टूडेंट्स, तो एक्चुअल ऑर्डर लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरोन, राइट। सो दिस गोज लाइक दिस वन, लाइक दिस, राइट। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज एक्चुअल ऑर्डर, ठीक है। और किस क्या क्या वेरिएशन होगा वो हम लोग एक्चुअल वैल्यूज पे बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे, राइट। ओके। और एक और चीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आउट करना चाहूंगी। सेकेंड ट्रेंड, नोबल gases have exceptionally high ionization energy due to fully filled stable configuration, राइट। तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो एक्सेप्शनली हाई होगी, बिकॉज वी नो दैट नोबल गैसेस डू नॉट वांट टू शो एनी रिएक्शन एंड दे डू नॉट वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर सेल्फ एंड ऑल्सो दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। सो इन दैट केस वी विल से दैट देयर आयनाइजेशन एनर्जी विल बी एक्सेप्शनली हाई। तीसरा जो आता है वेरिएशन, वो आता है एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में, राइट। तो अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये ऑर्डर होना चाहिए, ध्यान से सुना। तो ये हमारा मैं बात करें ग्रुप 13 में, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड, दिस मस्ट बी द ऑर्डर, राइट। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था। वाई सो? बिकॉज वी नो दैट आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, राइट। लेकिन अब वेरिएशन आता है यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम। तो एल्यूमिनियम शुड हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन गैलियम। बट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का जो साइज है, ये वाला पॉइंट हम बोल रहे हैं ड्यू टू साइज, so they have approximately same size but their z effective aluminium का कम है and z effective of gallium is more। तो साइजेस दोनों के बराबर हैं, लेकिन z effective gallium का ज़्यादा है, और ionization energy depends on z effective also, so we can say that ionization energy of gallium is more than that of aluminium, राइट। होना चाहिए था एल्यूमिनियम का ज़्यादा, लेकिन होता किसका है? गैलियम का। द रीजन इज ड्यू टू सिमिलर साइजेस, ड्यू टू एंड दैट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो डी ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो साइज होगा वो सेम हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, राइट। ओके। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, ये आता है डी ब्लॉक में, ठीक है। तो ये है डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में ऐसा माना जाता है बिकॉज अगेन टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। तो 3D का एक्सपेक्टेड ऑर्डर था स्टूडेंट्स, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर वाज दिस वन, 3D शुड हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन 4D देन 5D। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वाई? क्योंकि 4D और 5D का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो हम लोग बोलेंगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन
I'm just writing down here. So due to lengthenoid and actinoid contraction, lengthenoid and actinoid contraction, 5D have highest ionization energy than 3D and 4D. 3D और 4D का you have to check the values, right? तो 5D की ionization energy maximum होगी than 3D than 4D, right? Okay. और दो जो important points है students, इसमें मैं एक दो important points और बताना चाहूँगी आपको. Ionization energy of alkali metals is lowest. क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इजीली वो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और मेटल वैसे हैं. और उसमें भी अगर मैं बात करूँ, सो आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी इज लोएस्ट, लीड्स टू देयर हाई रिएक्टिविटी, राइट. नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी रिएक्टिविटी भी कम है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीजियम have the lowest ionization energy possible in periodic table. तो periodic table में minimum सबसे कम ionization energy cesium की होगी students, right? Okay. So यहाँ पे हमारा ionization energy खत्म होता है. जो इसकी irregularities है, ट्रेंड है, वो सब मैंने डिस्कस कर लिया है. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑन, जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कई सारी बुक्स में ना इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी कहा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर नॉट सेम. यस, दे मे बी सेम, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन साइंस ऑपोजिट होंगे. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो बुक्स में लिखी गई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्लीज स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में यू कैन चेक इट, इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो हम लोग अभी प्रोसेस पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अनदर टर्म which can be used like this, but that is not called as electron gain enthalpy. क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट इट स्टूडेंट्स. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी, इट इज द एंथैल्पी चेंज, नॉट एनर्जी, एनर्जी भी आप लिख सकते हो. सो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन an extra electron is added to isolated gaseous atom. ठीक है, तो और सारी चीजें तो सेम है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, एंथैल्पी चेंज. why we are writing so the enthalpy change, right? because it can be endothermic, ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है एज वेल एज एक्सोथर्मिक. जो ये प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. इसके केस में एनर्जी की ज़रूरत लग भी सकती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, और एनर्जी रिलीज भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, राइट. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सो अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने ले लिया एक प्रोसेस, ये मैंने गैशियस एटम लिया है. अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, एनायनिक. अब इस टाइम पे जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, दैट एंथैल्पी चेंज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है कि मैम हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान से सुनना, ये हैव सेम मैग्नीट्यूड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, but its sign can be opposite. Its sign may be opposite. ठीक है, तो इसका साइन भी ऑपोजिट हो सकता है. मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसको जनरली नहीं कहा जाता. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ डिफरेंट टर्म, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग इट हियर, राइट. सो इट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट टर्म. तो
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से नहीं होगा। जनरली जो आपका जेई नीट का पेपर होगा उसमें एफिनिटी के नाम से नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से मिलेगा, लेकिन बहुत सारी बुक्स में एफिनिटी भी दे रखा है, बट यू कैन क्लियर इट फ्रॉम द एनसीईआरटी। क्लियरली इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में, राइट। अब आती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सॉरी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जैसे कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी के केस में डिस्कस करी थी, वही सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ध्यान से सुनना। मेटल एम की जगह मैं कोई ए एटम ले लेती हूँ, ए ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, ये बन गया, राइट, ए माइनस बन गया, ठीक है। अब जनरली ध्यान से सुनना, जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में, तो ये मैं इसको लिख देती हूँ, मैं पहले पूरा ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मैंने फर्स्ट ले लिया, ठीक है, तो दिस इज केस 1। तो स्टूडेंट्स जनरली इन दिस फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास EgE1 है, सो दिस हैव अ नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव हैव अ नेगेटिव वैल्यू, हैव नेगेटिव वैल्यू मतलब ये जो प्रोसेस होगा EgE1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, राइट। बट बहुत सारे केसेस में नहीं होता, जैसे नाइट्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है वो 0 के बराबर आएगी। जो नोबल गैसेस हैं, राइट, तो हम लोग अगर बात करें तो नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ EgE1 क्योंकि दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन डालने की। तो अगर आप डाल भी रहे हो तो यू हैव टू गिव एनर्जी, दे विल नेवर रिलीज एनर्जी, राइट, क्लियर है इतना। जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन लेस, तो क्लोरीन में जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा जाएगा ये Cl माइनस होगा, और इसके केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, नेगेटिव प्रोसेस होगा। ऑक्सीजन के केस में व्हेन यू आर एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन O माइनस, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव प्रोसेस होगा, राइट। वहीं पे अगर आप नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ये नियॉन माइनस हो गया, तो ये कैसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इट इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू। कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, बिकॉज नियॉन डू नॉट वांट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि जनरली इट इज गिवन एज नेगेटिव साइन, बट इट कैन बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस, राइट। तो उसके लिए हम लोग श्योर नहीं है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने ये A माइनस लिया था, इसमें फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं A2 माइनस, क्या इसमें भी ये चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं इसको हैव द EgE1 मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ हैव, मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज, राइट। तो पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती है इसकी, नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज, राइट। बट अब आती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, it is always positive, EgE2 always positive, always positive मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया, always एंडोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक always, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव आयन है, इसमें और एक नेगेटिव स्पीसीज अगर ऐड करवा रहे हो तो बोथ आर नेगेटिव, तो बोथ नेगेटिव, रिपल्शन टेक्स प्लेस, बोथ नेगेटिव, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, रिपल्शन होगी, एंड उस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में मुश्किल आएगी, एंड अगर जिस प्रोसेस में मुश्किल आती है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, सिस्टम एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, राइट, क्लियर है। तो इस वजह से जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, EgE1 मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, बट वेयर एज EgE2 ऑलवेज एंडोथर्मिक, राइट, तो हमेशा ही एंडोथर्मिक होगा, क्लियर है। फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं, तो ज़्यादा फैक्टर्स इसके केस में है नहीं, ये कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, तो पहला फैक्टर वही आता है Z इफेक्टिव। हाँ जी, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो बाहर वाले पड़े इलेक्ट्रॉन को खींचने में आसानी होगी और एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी।
तो इफ मोर जेड इफेक्टिव, तो हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो भी ज़्यादा होगी, EGE विल बी हाई, वेदर द हम लोग नेगेटिव साइन में बोल रहे हैं, राइट, नेगेटिव साइन, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। राइट, सिंपल हम लोग लिख सकते हैं, तो हाई नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो हाई नेगेटिव वैल्यूज इन केस ऑफ हाई जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट साइज। साइज पे क्या फर्क पड़ रहा है, बड़ा साइज है, साइज अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसको खींचने में ज़्यादा मुश्किल आएगी। यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो इसको खींचना कंपैरेटिवली आसान होगा। तो अगर साइज ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू लेस होगी। तो साइज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस, राइट, इनवर्स रिलेशन आ गया, कम एनर्जी रिलीज होगी, राइट। कैसे आएंगे वो ऑर्डर में मैं बताने वाली हूँ। तीसरा आता है हमारे पास साइज के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या ऑर्डर है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे बोलेंगे कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल भी लेस और पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और पॉजिटिव भी होती है बहुत सारे केसेस में, राइट। ओके, तो ऑन बेसिस ऑफ ऑल दीज थ्री फैक्टर्स तो हमने जो ट्रेंड निकाला, सो पीरियोडिसिटी भी इसको हम बोल सकते हैं, व्हाट इज दिस, पीरियोडिसिटी और ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE। तो क्या ट्रेंड है स्टूडेंट्स, हु इज गोइंग टू टेल, सो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट टू राइट, दैट इज इन अ ग्रुप, इन अ पीरियड, सॉरी, ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इफ वी जस्ट टॉक अबाउट, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि पीरियड में जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड आता है, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी increases because Z effective increases. Z effective increases, sorry, not ionization energy, electron gain enthalpy also increases. ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है टॉप टू बॉटम, दैट इज इन अ ग्रुप, हम लोग बोलते हैं साइज का फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे साइज, क्योंकि साइज में चेंज आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट, सिंपल सिंपल सी चीज़ें। ओके, अब आती है जो हमारे पास जहाँ से क्वेश्चंस बनता है, दैट इज इरेगुलरिटी। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर है वहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से इरेगुलरिटी से। तो जितनी भी इरेगुलरिटी है, बेशक वो एटॉमिक रेडियाई हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो सबके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको हमें बहुत केयरफुली पढ़ना है, राइट। तो पहली इरेगुलरिटी तो कहाँ पे होगी, व्हाट यू थिंक, तो फर्स्ट इरेगुलरिटी अराइजेस इन द सेकंड पीरियड। ठीक है, तो पहली इरेगुलरिटी आती है इन सेकंड पीरियड। व्हाट इज द इरेगुलरिटी, ठीक है। अब हमारे हिसाब से हमने क्या सोचा था, सेकंड एंड थर्ड पीरियड लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस, नीचे आते जाओगे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट। और अगर मैं कंपेयर करूँ, ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स में ले रही हूँ, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ये सेकेंड पीरियड के हैं और ये थर्ड पीरियड के हैं। ये एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, देन फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, राइट। तो जो ऑर्डर होना चाहिए था स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें हाँ इनमें,
तो फ्लोरीन शुड हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन, ये होना चाहिए था. ऑक्सीजन should have more electron gain enthalpy than sulfur, and nitrogen should have more electron gain enthalpy than phosphorus. What is this? This should be our expected order. ये एक्सपेक्टेशन हमारी थी जब हमने ट्रेंड वगैरह पढ़ा, लेकिन जब हमने एक्चुअल वैल्यूज जब चेक करी आफ्टर एक्सपेरिमेंट, तो एक्चुअल ऑर्डर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा था. फ्लोरीन क्लोरीन में से क्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, देन ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में फॉस्फोरस की ज़्यादा थी. ऐसा क्यों हो गया? वाई दिस ऑर्डर बिकम ऑपोजिट? क्यों ऐसा हो रहा है? तो स्टूडेंट्स इसका रीज़न ध्यान रख लेना. रीज़न क्या हो रहा है? what is the reason behind it? The electron gain enthalpy when we compare. So this also depends on साइज एंड जेड इफेक्टिव. तो ये दो वैल्यूज में डिपेंड कर रही है, साइज और जेड इफेक्टिव पे. ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ड्यू टू लो साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, नॉट लो, ड्यू टू स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट. ठीक है, स्मॉल साइज होने की वजह से सेकेंड पीरियड एलिमेंट का क्या होगा स्टूडेंट्स? बाय एडिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन, by adding one more electron, repulsion, inter-electronic repulsion arises. क्या होगा? inter-electronic repulsion arises which leads to low electron gain enthalpy. ठीक है, nothing happens like that in third period. तो थर्ड पीरियड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, उनका साइज अप्रोप्रिएट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनकी ठीक होगी. कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जो फ्लोरीन है, ये मैंने सेकेंड शेल बना दी. ठीक है, ये फ्लोरीन ले लिया. फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, और ये मैंने बनाया क्लोरीन, एक शेल, 2 शेल, और ये हो गई तीसरी शेल. ठीक है, तो इसकी तीसरी शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अब बात दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे ही आपने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा है, मान लो फ्लोरीन, साइज छोटा है, तो इनको दिक्कत शुरू हो गई. उस छोटी भीड़ में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? रिपल्शन. लेकिन वहीं पे आप जब आप क्लोरीन में ऐड कर रहे हो तो ऐसा कुछ है नहीं, वो ढंग से एडजस्ट हो गया. मतलब सोचो कि एक जो हमारे पास रूम है उसमें मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं, तो वो ऑलरेडी 4 लोग रह रहे थे, एक और लोग को आपने घुसा दिया, तो अब क्या हो जाएगी? लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी कि नहीं, बेड मैं लूँगा, मैं ऊपर सोऊंगा, मैं इधर, मेरी जगह, ये वो है. ठीक है, तो अब 5 लोग जैसे ही आएंगे तो लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं, क्योंकि मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, पहले से ही मैक्सिमम थे. लेकिन क्लोरीन में रूम जो है वो काफ़ी बड़ा है, 4 लोग थे, आने की जो कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा की है, तो अगर एक और भेज रहे हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो आराम से एडजस्ट करवा रहे हैं. राइट, so due to small and compact size of the second period element, they have inter-electronic repulsions. Due to that the electron gain enthalpy become lower. Right, तो ये फर्स्ट इरेगुलरिटी है. सेकेंड इरेगुलरिटी आती है वही नाइट्रोजन के केस में. ठीक है, तो इन सेकेंड पीरियड ही है ये सेकेंड इरेगुलरिटी. ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी हमने पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होनी चाहिए. राइट, तो अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन में कंपेयर करूं स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन शुड हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. राइट, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन थी. एक्सपेक्टेशन, राइट. वाई? बिकॉज वी हैव जस्ट स्टडीड दैट लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस. लेकिन होता उल्टा है. दिस इज एक्चुअल. ऐसा क्या हो गया? दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो दिस हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p2, बट दिस हैव 2s2 2p3. So this is the reason. Due to this one we will say that is due to stable half-filled electronic configuration. ठीक है, तो अगर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड करा है, जैसे अगर मैंने कार्बन में करा है, तो कार्बन ऑन टेकिंग -1 बिकम 1s2 2s2 2p3.
इनिशियली इट वाज 2:2p2, ठीक है। तो इसको तो हाफ फिल्ड हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ फिल्ड हो गया, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। बट अगर मैं बात कर रही हूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन वाज हैविंग 2:2p3, ऑन गेनिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम 2:2p4। ये कैसा जा रहा है स्टूडेंट्स? अनस्टेबिलिटी की तरफ। क्लियर? सो नाइट्रोजन ऑन गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन बिकम्स अनस्टेबल। तो हाफ फिल्ड स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस हो गई। तीसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स इन केस ऑफ नोबल गैसेस। तो ये जो पॉइंट था वो आयनाइजेशन एनर्जी में भी था, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस बहुत ही, हम लोग बोलते हैं, आराम करने वाले लोग हैं। तो नोबल गैसेस को किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अकेले आए अकेले ही खुश हैं। उनको ना तो किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, ना किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना है ना। तो दे आर अलोन एंड दे आर हैप्पी विद दैट। दे डू नॉट वांट टू शो एनी रिएक्शन, किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट वो चाहती ही नहीं है। तो इसीलिए ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, वो दुनियादारी से ऊपर है। समझ आ रही है बात? तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहे हैं ना देना चाह रहे हैं। तो इसीलिए इनके केस में आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो भी हाई होगी, राइट। So we can say that noble gases have high positive value of electron gain enthalpy. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। द रीजन इज वाई दिस इज सो, मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ इसको, ड्यू टू स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई। स्टूडेंट्स ये दिखने में आसान लग रहे हैं, ये है भी आसान। आई वुड सजेस्ट दिस चैप्टर आई वुड नॉट काउंट इन अ डिफिकल्ट चैप्टर्स। इसमें ना यही है, ये 3 पॉइंट जो इरेगुलरिटी के हैं, ये जो 3-4 फैक्टर अफेक्टिंग है, बेशक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और रेडियाई हो, यही फैक्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कि उल्टा सीधा ऑर्डर आपसे पूछ लिया, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ रहे, तो उसमें यही तीनों चारों फैक्टर्स लगेंगे। तो इनको आपको अच्छे से समझना है। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। सो आई वुड सजेस्ट सॉल्व क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक शीट दे दी है, सो उतनी ही सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर्स आप देख सकते हो, ठीक है, उसके अलावा नहीं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग बोलेंगे इट इज द measure of qualitative measure, not quantitative. It is the qualitative, ये सीधा बोल सकते हो, it is the ability, it is the qualitative measure of ability of an atom to attract in a chemical compound of an atom, मैं सीधे सीधे लिख रही हूँ इसको, of an atom in a bond, in a molecule या in a compound to attract shared pair of electrons, राइट। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, ये क्या है, एबिलिटी है किसी भी एटम की टू अट्रैक्ट। अब एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, कंपाउंड में। अब यहाँ पे आइसोलेटेड की नहीं बात कर रहे हैं। तो पहला चीज नॉट आइसोलेटेड, हम लोग आइसोलेटेड की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट द सिंगल इलेक्ट्रॉन। किसको अट्रैक्ट करा जा रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? तो ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी विल से दैट
सो दिस इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इसलिए हमने इसको क्वांटिटेटिव नहीं बोला, मैंने क्वालिटेटिव बोला. इट इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, हम लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ स्केल्स दिए गए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के. टू कैलकुलेट दिस वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके काफ़ी सारे स्केल्स भी हैं, बट आई वुड सजेस्ट दिस इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी. राइट. अब कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मेरे पास कोई बॉन्ड है, ये ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और हमें पता है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. टू फॉर्म अ बॉन्ड ऑलवेज देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. राइट. अब ये दोनों एटम सेम नहीं है. ठीक है. वन शुड बी मोर पावरफुल. पावरफुल मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर करे हैं इन्होंने, तो एक की टेंडेंसी उनको अपनी तरफ खींचने की होगी. तो अगर खींचने की टेंडेंसी है तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, दे आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वन एटम. अब इसने एक कंप्लीटली नहीं अपने शेल में लिए, ध्यान से सुनना. सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ बी, स्टिल दे आर पार्ट ऑफ बोथ एंड ए एंड बी. ये दोनों का पार्ट है, ए का भी बी का भी, लेकिन बी ने इनको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया है. The moment B enters into the shell of, these electron enter into the shell of B, तो ये कैसे हो जाएगा, B माइनस और बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं करना है. राइट. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है. तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है. राइट. अगर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसा है. नहीं, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसा नहीं है. क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. व्हाट इज दिस वन? दिस इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. EN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको मैं. ठीक है. तो अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ. तो पहला डिफरेंस है स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किसके लिए है? वॉज गिवन फॉर आइसोलेटेड गैशियस एटम. किसके लिए दी गई थी? आइसोलेटेड गैशियस एटम के लिए दिया गया था. वहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए है? इज फॉर एटम इन बॉन्डेड स्टेट. जब एटम ने क्या बना रखा हो? बॉन्ड बना रखा हो. ठीक है. ध्यान रखना है पॉइंट. दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या है? इट इज़ अ एब्सोल्यूट टर्म. उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एटम के लिए अलग अलग होगी विद प्रॉपर यूनिट्स. ठीक है. बट वहीं पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ये क्या है? दिस इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. मतलब सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. विच हैज नो यूनिट्स, हैविंग नो यूनिट. ठीक है. कोई यूनिट नहीं होती. जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एक कटोरा ले लिया, उसमें हमने खीर डाल दी, तो अब दो इंसानों के पास वो कटोरा है, एक के पास ज़्यादा एक के पास कम है. अब हमारे पास कोई स्केल नहीं है उसको मेज़र करने के लिए, बस हम लोग देख के बता रहे हैं कि हाँ इसके कटोरे में ज़्यादा खीर है, इसके कटोरे में कम है, बस कंपेयर कर रहे हैं. वी आर जस्ट टेकिंग रिलेशन बिटवीन दैम. राइट. कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं. ऐसा कुछ हम एग्जाम्पल सोच सकते हैं. अब इसमें जो आता है डिफरेंट स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. डिफरेंट स्केल टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब कई एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है, कहीं में नहीं पूछा जाता. ठीक है. तो देख लेते हैं, ज़्यादा है नहीं. तो पहला आता है पॉलिंग स्केल, कि कैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मेजर करते हो, कैसे हमें पता चलता है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन नहीं है. तो पहला आता है पॉलिंग स्केल. तो व्हाट वाज द पॉलिंग स्केल? उसने क्या करा था? तो लीनियस पॉलिंग थे जिन्होंने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाई थी कैसे है. तो उन्होंने बोला था कि जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज काई ए माइनस काई बी, और जो ये वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 0.208. ध्यान से सुन लेना, ये ई ए बी का जो बॉन्ड होगा उसकी एनर्जी, उसकी एंथैल्पी, माइनस इन दोनों की एनर्जीज का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट. समझ आ रहा है? तो क्या कह रही हूँ? सो दिस इज नथिंग बट आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन. सो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ magnitude of bond energies of both AA and BB bonds, right? So I'm just writing down here. So what is chi A and chi B minus? So this is electronegativity difference.
ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी. What is EAB? It is bond energy of AB bond. ये bond energy या फिर enthalpy भी आप बोल सकते हो. Next is AA. It is bond energy of AA bond. What is BB? It is bond energy of BB bond. ठीक है, सिंपल. और हाँ, एक और चीज़, ये जो हमने बॉन्ड एनर्जीज लिखी हैं, ये जो फॉर्मूला निकाला गया है, ओनली दिस इज ओनली अप्लाइड व्हेन ऑल बॉन्ड एनर्जीज आर इन किलो कैलोरी पर मोल. कैसे हो स्टूडेंट्स? किलो कैलोरी पर मोल में. ठीक है. बी पॉइंट आता है, पॉलिंग स्केल ही है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं. चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी will be equals to 0.1017 and this will be the formula when we have taken the bond energies as when we have taken the energies as in kilojoule per mole. ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन ऑल बॉन्ड एनर्जीज आर इन, सॉरी, किलो जूल पर मोल, नॉट किलो कैलोरी. आई थिंक मैंने किलो जूल ही बोला था पहले. ठीक है, तो ये किलो जूल पर मोल में अगर एनर्जीज हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा. अगर किलो कैलोरी में हो तो 0.107 की जगह 0.208 लिखेंगे. बस यहाँ पे कन्वर्ट करा गया है. राइट. फिर आता है मूल्यांकन स्केल. इसने भी समझाया था. मूल्यांकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहे ची भी बोलते हैं कुछ. ये जो सिंबल है, दिस इज, इसको कहा जाता है ची. ये चाय, जो भी आप बोलना चाह रहे हो, इज द एवरेज ऑफ, इसने बोला था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दिस इज एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये क्या होगा? एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. राइट, सिंपल. और जब दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हो, ठीक है, जब दोनों की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हो, अगर कंपेयर करा जाए मूल्यांकन को, और बिकॉज ऐसे हो सकता है, देखो जैसे हम लोग स्केल ही ले रहे हैं, कोई हमारे पास सेंटीमीटर स्केल हो, मीटर स्केल हो, राइट, दैट इज जस्ट दैट वे. तो अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला जाए कि मूल्यांकन और पॉलिंग में क्या रिलेशन है, सो दिस इज मूल्यांकन्स आयनाइजेशन एंड, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू. पॉलिंग में और जब इसमें रिलेशन निकाला गया तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आई. सो पॉलिंग हैव दिस वैल्यू 1.35 मूल्यांकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर रूट -1.37. ये कुछ रिलेशन आ रहा था. ठीक है, और इनमें अगर हम लोग करें कंपेयर, तो मूल्यांकन हैव अबाउट 2.8. ध्यान से सुन लेना. मूल्यांकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव अप्रोक्सीमेटली 2.8 times larger value than Pauling scale. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ठीक है स्टूडेंट्स. हाँ, तो इस स्केल्स के बारे में था. तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, कई बार नहीं पूछा जाता, बट हम लोगों को एक बार देख लेना है. अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लें तो वी कैन सॉल्व इट देयर. राइट. फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब आपको क्या लगता है कौन कौन से फैक्टर हैं? तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है साइज. ठीक है, तो साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी स्टूडेंट्स? कम होगी. तो साइज एंड, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस, डिक्रीजेस. राइट. तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनवर्स रिलेशन है. ओके. तो साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव इनवर्स रिलेशन. तो अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी.
सिमिलरली जेड इफेक्टिव की बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, डायरेक्ट रिलेशन होगा, राइट। ओके, तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा आता है चार्ज। ये चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। चार्ज ऑन कैटायनिक स्पीसीज मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान से सुनना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ A+2 A+1 और A+3, अगर इन तीनों में कंपेयर करूँ तो A+3 विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ आता है चार्ज ऑन एनायनिक स्पीसीज। एनायनिक स्पीसीज पे भी एनायन के चार्ज का उल्टा रिलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि देखो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसमें सबसे कम होगी, राइट, अगर ज़्यादा चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो मतलब अगर मैं A-3 मतलब हाईली नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, -2 -1 भी नहीं करेगा, बट अगर इन तीनों में कंपेयर करा जाए तो -1 विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा ग्रेटर परसेंटेज एस कैरेक्टर, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा greater the attraction on shared pair, and we can say that greater will be electronegativity। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो sp have the highest percentage character कितना है 50%, तो then sp2 then sp3, राइट। तो इनके केस में 25%, इनके केस में अराउंड 33% आता है, तो इसका सबसे ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, राइट। ओके, फिर आता है पॉलिंग स्केल के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करें अगर ट्रेंड। फिर नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेंड और पीरियोडिसिटी। तो इफ वी टॉक अबाउट ट्रेंड स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे दैट इज इन अ पीरियड, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। सेकेंड आ रहा है टॉप टू बॉटम, तो इन अ ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, राइट। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, राइट। तो ये हमने देख लिया था अभी। इसके केस में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स इरेगुलरिटी की, सो व्हाट आर द इरेगुलरिटीज इट वुड हैव। सो नोबल गैसेस ही हैं इसकी रेगुलरिटी, बाकी तो सब रेगुलर ट्रेंड ही फॉलो करता है। नोबल गैसेस हैव वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। उसका रीज़न हमें ऑलरेडी पता है, बॉन्ड ही नहीं बनाता तो कहाँ से शेयर्ड पेयर अट्रैक्ट करेगा, राइट, क्लियर। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इसमें वैल्यूज़ भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ याद रख लेना, मैं एक तरीका बता रही हूँ आपको। लिथियम, ध्यान से सुनना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका तो आसान है। तो वी विल स्टार्ट विद 1 फ्रॉम हेयर। तो 1 ये ना बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो एक तरीका है इनको याद करने का, जैसे कहीं कहीं आप देखोगे कार्बन की 2.4 भी मिलेगी, तो 0.5 बढ़ाते जा रहे हैं। तो लिथियम से शुरू करें, 1 1.5 2 2.5 देन 3 देन 3.5 एंड देन 4 ऑफ फ्लोरीन, राइट। अब आती है हाइड्रोजन की, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के लिए दिस वैल्यू इज 2.1, ये तो आई थिंक आसानी से याद हो जाएगा, 0.5 बढ़ाना है। हाइड्रोजन हैव 2.5। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स तो वी कैन टॉक अबाउट फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनकी हमें डिटेल में नहीं करनी, बट मैं इस ग्रुप की ज़रूर बता देती हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कई बार ये बहुत ही फोकस पे रहते हैं ग्रुप,
तो क्लोरीन हैव 3, ठीक है, 3 का डिफरेंस है। नाउ देखो नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और ब्रोमीन इज हैविंग 2.8 एंड दिस इज हैविंग 2.5, राइट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट, फ्लोरीन हैव हाईएस्ट electronegativity in the periodic table, ठीक है, मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसका यूज़ जो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो बेसिकली आता है जानने के लिए है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो मैं इसका एप्लीकेशन भी यहाँ पे बता देती हूँ। तो व्हाट इज एप्लीकेशन फॉर दिस वन? टू कैलकुलेट या टू प्रिडिक्ट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड निकालने के लिए, नेचर निकालने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी हो, तो वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर एक्स ए डज नॉट इक्वल टू एक्स बी, तो वो पार्शियली कोवलेंट प्लस आयनिक, दोनों कैरेक्टर होंगे, आयनिक भी होगा कोवलेंट भी होगा। एंड ध्यान से सुन लेना, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, पॉलिंग ने बताया था कि अगर ये डिफरेंस एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल्स टू 1.7 है, तो वो हमारे पास 50% आयनिक हो जाएगा बॉन्ड। अगर 1.7 है, अगर डिफरेंस है, तो 50% आयनिक होगा। और अगर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है, तो हम बोलेंगे मोर कोवलेंट, लेस आयनिक। एंड वी आर स्मार्ट इनफ, अगर उल्टा हो जाए तो मोर आयोनिक लेस कोवलेंट, ठीक है। तो सीधे सीधे इस पर डिपेंड कर रहा है, ओके। तो मैं क्वेश्चंस करवा नहीं रही हूँ, ये याद रख लेना, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे भी कोवलेंट बॉन्डिंग में, ठीक है। ऑक्साइड्स के बारे में हमारे पास जो जो टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, तो मैं एक बार नोट्स में शेयर कर दूँगी इनको। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, आई थिंक सबको एग्जाम्पल्स पता है, सो आई एम नॉट डीलिंग इट विद अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड तो यहाँ पे ये होता है चैप्टर फिनिश। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। वैसे तो इसका यूज़ जो आएगा वो आता है केमिकल बॉन्डिंग में, तो बट हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो हाउ मेनी ऑफ यू नोज, मैंने बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज होते देखा है। इनर्ट पेयर, इनर्ट मतलब दो वर्ड्स में ब्रेक कर लेते हैं, इनर्ट प्लस पेयर। इनर्ट मतलब विच डज नॉट रिएक्ट, ठीक है, और पेयर मतलब ग्रुप ऑफ टू, उसी को तो बोलते हैं। पेयर ऑफ शूज़ मतलब दो जूते, पेयर ऑफ कुछ भी बोल दो, स्लीपर्स, ठीक है, दो स्लीपर्स के पेयर। पेयर ऑफ पेन, दो पेन, ठीक है, तो दो का जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसको पेयर बोलते हैं। अब बात क्या आती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स या फिर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इनर्ट। बिकम इनर्ट मतलब डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल चेंजेस, इन केमिकल चेंजेस, ठीक है, केमिकल चेंजेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं हमारे पास। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है जनरली, हमारे पास ध्यान से सुनना, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5d एंड 4f इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील मोर अट्रैक्शन, ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे टूवर्ड न्यूक्लियस। और उनमें से भी अगर मैं बात कर रही हूँ एस और पी में इलेक्ट्रॉन है,
तो ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन ऑफ एस, ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, दे पेनिट्रेटेड, penetrated toward inside and behave, inside and behave as they are not part of outermost shell. तो जैसे कि वो outermost shell का पार्ट नहीं है, मैं एक बार पूरा समझाती हूँ वो. सो उनको, so they, the electrons in s orbital become inert pair, inert pair and called as, this effect is called as inert pair effect. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास 4d और 5f की शील्डिंग की वजह से पुअर शील्डिंग हो रही है, पुअर शील्डिंग हो रही है, तो मान लो मेरे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, सो दे बिकम पेनिट्रेट टुवर्ड इनसाइड. मतलब अगर ये फुल, अगर ये आउटर मोस्ट शेल, इफ दिस इज आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, ये थोड़ा सा अंदर की साइड खिसक जाते हैं. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू विजुअलाइज इट, हाइपोथेटिकल इसको बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इनको बोला जाता है इनर्ट पेयर. तो इनर्ट पेयर लगता है इन एलिमेंट्स पे, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बोरोन फैमिली, ठीक है. तो ग्रुप 13 में जो थेलियम है, ठीक है, तो थेलियम हैज़ दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट. थेलियम के बाद हमारे पास इंडियम और गैलियम, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, नॉट थेलियम. ग्रुप 14 से हमारे पास आते हैं लेड एंड बिस्मथ फ्रॉम ग्रुप 15. सो दे ऑल 3 हैव इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है. तो अगर हम लोग बात करें जैसे ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 13 जैसे बोरोन फैमिली हो गया, ठीक है. तो बोरोन फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो बोरोन फैमिली शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट बिकॉज इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का पार्ट नहीं है, तो थेलियम का जो केस है उसमें +3 एग्जिस्ट नहीं करता, इट ओनली शोज +1. सिमिलरली लेड, कार्बन की जो फैमिली है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 होनी चाहिए, लेकिन पीबी के केस में +4 नहीं होता, +2 होता है. दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट. सिमिलरली नाइट्रोजन की जो वैलेंसी आती है वो 5 आती है, तो बिस्मथ की भी 5 आनी चाहिए, बट इसके केस में भी 5 नहीं, +3 शो होता है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं स्टूडेंट्स, राइट. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट. इसीलिए अगर हम लोग बोले कोई हमसे थेलियम Tli3 does not exist but Tli exist, रीजन क्या लिखना है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. रीजन क्या लिखना है स्टूडेंट्स, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थेलियम आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये सॉरी थेलियम I3 एग्जिस्ट नहीं करता, Tli एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. सिमिलरली अगर हमारे पास मैं बात कर रही हूँ इसकी PbCl4 अगर है, तो PbCl4 इमीडिएटली PbCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज +4 में स्टेबल नहीं है, +2 में स्टेबल है, राइट. सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट. उसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाह रही हूँ अबाउट ऑक्साइड्स, जैसे कि मैं आपको बता रही थी. तो ऑक्साइड्स की भी अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑक्साइड का एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर भी आपसे पूछ सकते हैं. तो नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो जनरली हम लोग बोलते हैं लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं पीरियड में, तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, और अगर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है और साथ के साथ नॉन मेटेलिक इंक्रीज होगा. और हमें पता है कि नॉन मेटल्स कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, और मेटल कौन से बनाते हैं, बेसिक. तो लेफ्ट टू राइट जाने पे, सो लेफ्ट टू राइट, सो ऑन मूविंग इन अ पीरियड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, राइट. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी. तो जैसे अगर मैं बात करूँ Na2O,
MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7, ठीक है। तो ये जो है दीज आर स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ठीक है। ये वाला वीक एसिडिक है, वीकली एसिडिक, एंड दिस इज एम्फोटेरिक, सबको पता है। और ये वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली बेसिक, याद रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। टॉप टू बॉटम आते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग टॉप टू बॉटम, on moving top to bottom, what is happening, metallic character increases, ठीक है। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं यहाँ पे रखती हूँ, लिथियम हाइड्रोक्साइड बेसिक हैं इसके, ये सॉरी Li2O लेते हैं, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, Li2O is basic, then Li2O, Na2O, K2O, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप ये हो गया, तो इसका एस बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, ये हाईली बेसिक होगी। द रीज़न इज क्योंकि अगर हम इनको पानी में डिजोल्व कर रहे हैं तो व्हाट बेस वी आर गेटिंग, इसके केस में LiOH, इसके केस में NaOH हाइड्रोलिसिस पे KOH, RbOH एंड CSOH, सो विच इज़ मोस्ट बेसिक आउट ऑफ दीज ऑल, ठीक है। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा अच्छा बेस होगा इसमें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिडिक ऑक्साइड है, सॉरी जो बेसिक ऑक्साइड है, दैट इज ऑल्सो हाईली बेसिक, राइट। द नेक्स्ट इज जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, ये वाला, फॉर द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की, फॉर द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट ऑक्साइड्स, एक ही एलिमेंट की ज़्यादा ऑक्साइड्स, मल्टीपल ऑक्साइड्स हों, तो उसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये याद रख लेना ये पॉइंट। तो अगर एक ही एलिमेंट की ज़्यादा ऑक्साइड है, तो अगर इफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसका एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा, विल इंक्रीज, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं मैग्नीज का, MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O7. So what are the oxidation state here? +2, +3, +4, +6 एंड +7, ठीक है। तो अगर मैं इनका एसिडिक कैरेक्टर बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये हाईली एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। और ये जो स्टार्टिंग वाली हैं ये दोनों बेसिक हैं, ये वाली न्यूट्रल हो जाती है, एंड दिस इज ऑल्सो एसिडिक, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो दिस इज न्यूट्रल, उससे पहले वाली दो बेसिक, उसके बाद वाली दो एसिडिक। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो यू कैन कंपेयर फॉर द अदर ऑक्साइड्स एज वेल। तो इनका जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, इस पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले चैप्टर का जो एप्लीकेशन है, दैट कम्स व्हेन यू स्टडी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर। अब बात आती है इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सो फॉर दैट यू कैन सी द प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो, और जो मैंने आपको शीट दी है, प्लीज़ डू सॉल्व दैट शीट, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व करो और मेरे से पूछो, राइट। तो जो भी डाउट्स हैं उनको जल्दी से क्विकली कंप्लीट करो, ताकि हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें तो ये रिवीजन बहुत स्मूथली और अच्छे से होनी चाहिए। साथ के साथ आपको पूरा टाइम मिल रहा है अभी करने का, बिकॉज हमने सिलेबस काफ़ी पहले कर लिया है। सो वी हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट अवर रिवीजन इन टाइम एज वेल, ताकि हम लोग फुल टेस्ट बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से दे पाएँ,
ठीक है। तो अभी जैसे चल रहा है उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाओ। तो पहले हमने पीरियोडिक करा है, नेक्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू गिव अ रिवीजन ऑन केमिकल बॉन्डिंग एंड प्लीज जस्ट लेट मी नो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। क्या सबको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं? तो वो भी मुझे बताना आफ्टर द वीडियो इन टू द व्हाट्सएप चैट, राइट? और यू कैन चैट मी पर्सनली ऑल्सो, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, राइट? सो आई होप दिस चैप्टर इज कंप्लीट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू हु आर अटेंडिंग दिस लेक्चर, राइट? तो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज़ पूछो, अच्छे से रिवीजन करो बिकॉज सिलेबस पूरा हो चुका है, अब रिवीजन की बारी है। रिवीजन में जितना ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा आपका स्कोर इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। सो प्लीज़ गिव मोर टाइम टू दिस रिवीजन, डू सॉल्व द क्वेश्चन वॉट एवर वी आर गिविंग यू, वॉट एवर यू हैव योर स्टडी मटीरियल अर्लियर। तो जो भी है वो कंप्लीट करो उसको पेपर से पहले, ताकि फुल टेस्ट वाला जो आएगा आपका सिलेबस, फुल टेस्ट वाले जो टेस्ट आएंगे कंप्लीट जिसमें सिलेबस होगा, उसको आप बहुत अच्छे से कर पाओ, उसमें अच्छे अच्छे रैंक्स लो एंड फाइनल पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करो, राइट? ओके, सो सी यू ऑल देयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।